हेलो क्लास 12th। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सेट ए बताने वाले हैं। ये पेपर आपका होगा 80 नंबर का और इसके लिए आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर 1, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ सही इसका जो आंसर है वो बताएंगे। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे। तो पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कविता प्रसिद्ध है बिंब विधान के लिए। नंबर 2 है, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है वीर रस। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3 है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4, वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य है एक। तो ये वाक्य का प्रकार क्या है, इस वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। आप यहाँ देख सकते हैं कि वह अच्छा खेला, ये एक अपने आप में वाक्य है, और दूसरा परंतु हार गया। तो यहाँ पे परंतु से ये जुड़ा हुआ है हार गया, तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नंबर 5, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। तो अतीत में दबे पांव के हिसाब से कोठार जो है वो अनाज जमा करने के लिए काम आता है। नंबर 6, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो संवाददाता जो है वो पत्रकार का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। यहाँ ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक आपका सही आंसर है जिसको आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 1, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका सही आंसर है भाषा। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। नंबर 2, श्रृंगार काल का अन्य नाम खालिस्तान है। तो श्रृंगार काल का अन्य नाम है रीति काल। नंबर 3, काव्य में बिंब को खालिस्तान माना जाता है। तो काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। बाजार में एक खालिस्तान है। तो बाजार में एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे खालिस्तान शब्द युग्म कहते हैं। तो उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। नेक्स्ट है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई है। तो आप लोगों की देखा सीखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। नेक्स्ट है, संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आ स्तंभ बा। स्तंभ आ में दिया है कविता के बहाने। नंबर 2, महाकाव्य भक्तिन। नंबर 4, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। नंबर 5, जूझ। और नंबर 6, विशेष रिपोर्ट का प्रकार। और स्तंभ बा पे दिया है 3, महादेवी वर्मा। बैकग्राउंड कामायनी। 8, डॉक्टर आनंद यादव, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण। तो कविता के बहाने जुड़ जाएगा किससे, कुंवर नारायण से। महाकाव्य जुड़ जाएगा कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। भक्तिन ये है रचना महादेवी वर्मा की। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। जूझ है डॉक्टर आनंद यादव की रचना। नेक्स्ट है विशेष रिपोर्ट का प्रकार। तो विशेष रिपोर्ट का प्रकार ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये है एक वाक्य में या एक शब्द में। फर्स्ट है आपका, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी। नेक्स्ट है,
विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। इसमें विस्तृत में मतलब कि पूरा डिटेल में लिखा जाता है, तो उसे बोलते हैं महाकाव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो बद्री केदार के रास्ते ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते हैं, मतलब यहाँ पे सीधे रास्ते नहीं हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ है थोड़े में बहुत। नेक्स्ट है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो रोजी रोटी में की तलाश में आए यशोधर पंत को किशन दाने ने शरण दी। नेक्स्ट है 7 नंबर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। ये है HTML का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य कथन लिखिए। नंबर 1, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये कथन है असत्य। नेक्स्ट है, गे मुक्तक की प्रगीत भी कहा जाता है। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, यह कथन है सत्य कथन। नंबर 3, शिरीष को अभूत कहा गया है। तो शिरीष को अभूत कहा गया है, यह कथन है सत्य। नेक्स्ट है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, यह कथन है सत्य कथन। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह कथन है आपका सत्य कथन। नेक्स्ट है, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो नाटक की विशेषता ही है कि उसमें समय का बंधन नहीं होता, ये बोल रहा है, जबकि इसमें समय का बंधन होता है, यह कथन है आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर 6, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, नई कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख कवि और उनके सामने उनकी रचनाएं। पहले हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी रचना है साये में धूप। सेकंड है एक कंठ विस्पाई। दूसरे कवि हैं नरेश मेहता और इनकी रचनाएं हैं सराय की एक रात। तो ये हो गए हमारे 2 कवि। आप इसकी और भी रचनाएं याद कर सकते हैं, यदि आपको ऑप्शन में आया तो आप उसके लिए तैयारी रखेंगे। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। ये उसकी पहली विशेषता है, जिसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसका सिर्फ ये लिखेंगे कि शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। सेकेंड है यथार्थ का चित्रण, और ऐसे ही इनकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं और प्रवृत्तियां भी हैं, वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि लेखक की वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती हो, पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। इसके और का क्वेश्चन है, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। आंसर है, राह चलते चलते यद्यपि पंथी मतलब कि राहगीर थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात के होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा, इसलिए दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर है, नंबर 1 है पार्वती मंगल, ये खंड काव्य है और इन्हें लिखा है तुलसीदास ने। नेक्स्ट है पंचवटी और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके और का क्वेश्चन है, ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर है, नंबर 1 विशेषता, ओज गुण वीर, रौद्र और विभत रसों में पाया जाता है, और दूसरी विशेषता है इसमें ट, ठ, ड, ढ, धा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग
होता है। तो यह ओज गुण की कविताओं का विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जहाँ पे शंका होती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। उसमें अंत तक यह संशय बना रहता है और लास्ट तक ये बात समझ में नहीं आती कि यह वही वस्तु है या कोई और है। यह संदेह लास्ट में भी ख़त्म नहीं होता है, संशय में ही रहता है। ऐसा अलंकार संदेह अलंकार होता है। इसके और का क्वेश्चन है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और शेर वनराज कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे कि अर्थात मुख्य अर्थ के बोधित ना होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ के बोधक शब्द व्यापार शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंधों के नाम लिखिए। इसका आंसर है, इसकी परिभाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो ये है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसके निबंधकार के नाम हम देखते हैं। पहले हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये निबंधकार हैं और इनका निबंध है फुटकर निबंध। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र और इनका निबंध है निबंध नवनीत और कली प्रभाव। इसके और का क्वेश्चन है, शुक्ल युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शुक्ल युग की दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, गंभीर विचार उदात्त भाव हास्य व्यंग के सरल छींटे शुक्ल जी के निबंध में मिलते हैं। और नंबर 2 है, प्रेमचंद ने मुहावरेदार सजीव एवं व्यवहारिक शैली का आदर्श उपस्थित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था? आंसर है, भक्तिन का परम कर्तव्य लेखिका को हर प्रकार से प्रसन्न रखना था। लेखिका की सेवा और उनकी प्रशंसा करना ही भक्तिन का परम कर्तव्य बन गया। इसके और का क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जनेंद्र कुमार का आशय लिखिए। आंसर है, परचेजिंग पावर से अभिप्राय है क्रय शक्ति, अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। बाजार में चीज़ें खरीदते समय उनके बदले पैसा दिया जाता है। धन और चीज़ें खरीदने की इस शक्ति को ही परचेजिंग पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। वह वाक्य जिसको पढ़ने पर किसी कार्य के होने या ना होने का संदेह का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब संदेह का भाव प्रकट होता है तो उसे बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसके उदाहरण हैं, नंबर 1, शायद मैं कल घर जाऊंगा। नंबर 2, शायद हमें आने में देर हो जाए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे चूहा, खटमल, थैला, अंगोछा, लोटा, लुटिया, झाड़ू, झाड़न, टंगरी आदि। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा और भारतीय संघ की भाषा है। नंबर 2 है, शिक्षा का माध्यम कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। ये इसकी दो विशेषताएं हैं। इसके और का क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा की पहली विशेषता है,
हाँ। कौन सा मिला? ये मोहनजोदड़ो। हाँ, सभ्यता को लोग लो प्रोफाइल। आएगा भी शायद। इसके और का क्वेश्चन है, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी हैं। इसका आंसर है, जूझ कहानी एक प्रेरणादायी संघर्ष गाथा है। कथानायक के सामने हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ थीं। उसके सामने घनघोर अंधेरा था। जिस पिता से उन्नति की आशा की जाती है वह उसकी उन्नति का दुश्मन था। जिस माँ का सहारा पाकर बच्चे आगे बढ़ते हैं वह माँ भी भयभीत थी। वह अपने अत्याचारी पति के सामने हार मान चुकी थी। ऐसी स्थिति में कथानायक के पास अपनी प्रबल इच्छा और आत्मविश्वास ही बचा था। उसने पूरी दृढ़ता और साहस से अंधेरों को पाटा और अपने लिए रास्ता बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज़ को महत्व देता है। वह लेख समाचार पत्र का विचार माना जाता है। किसी एक व्यक्ति का निजी मत ना होने के कारण संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता। इसके अथवा का क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष लिखिए। नंबर 1 है, अपराध जगत को बढ़ावा मिल रहा है। नंबर 2, आतंकवाद का फैलाव और काले धन के लेन देन को बढ़ावा मिल रहा है। नंबर 3, इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। नंबर 4, बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। ये है, यहाँ पर इसकी रचनाएं दी हुई है। पहली है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलीला नेहू। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो आप इसे सॉर्ट करके लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। उनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। उनके लिए सुर तुलसी शशि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुलसीदास वास्तव में जननायक थे, यद्यपि उन्होंने स्वान्तः सुखाय काव्य की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं नीरजा, निहार, रश्मि, शांतिगीत, दीपशिखा, यामा, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि।
इनकी भाषा शैली महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ और सशक्त है। अपने संस्कृत प्रधान शुद्धि साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है, साथ ही उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। तो 2 नंबर के लिए आप इतना लिख सकते हैं, बाकी का आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्री में से एक हैं तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, उसी प्रकार उनका गद्य साहित्य अर्थ गंभीर एवं चित्रात्मकता की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं परख, सुनीता, फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया। भाषा शैली है इनकी जैनेन्द्र जी की भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है जो सरल व सहज है। दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है जिनमें विचार और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता व दुरूहता आ गई है। आपको देखना है नेक्स्ट साहित्य में स्थान। श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेन्द्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। मानव मन में सूक्ष्म चितेरे, बेबाक लेखन कला तथा भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले के रूप में आपको हिंदी साहित्य में सदैव एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो ये जो विज्ञापन है, हम इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसमें से आप इसे देख लेंगे। उसमें हम आपके लिए बहुत सारे विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। इसके और का क्वेश्चन है, छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाला संवाद को लिखिए। ये भी हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके आधार पर पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये गद्यांश मैं आपको नहीं पढ़कर बता रही हूँ, मैं इसका आपको हल बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद जी के उच्च विचार। नंबर 2 क्वेश्चन, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था, लिखिए। आंसर है वे सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और विभत्स धर्मांधता का विरोध करते हैं। नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समाचीन का समानार्थी लिखिए। तो समाचीन शब्द के समानार्थी हैं यथार्थ और उचित। इसके आगे का वीडियो जो है वो आपको सर बताएंगे। स्टूडेंट आगे देखते हैं। बच्चों, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो अथवा में है और एक कविता है जो कि थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, इसलिए अपन इसको छोड़ते हुए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपके लिए आसान पड़ेगा। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। ये 4 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों। अद्दटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। शेषव का सुकुमार शरीर। तो संदर्भ देखते बच्चों। सबसे पहले संदर्भ यानी किस पाठ से लिए गए हैं ये। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ बादल राग से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए प्रसंग के साथ संदर्भ के बाद प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कालजयी कवि निराला जी ने कहा है कि क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव पूंजीपति अर्थात शोषित वर्ग पर ही पड़ता है। पीड़ित शोषित मानव तो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया ये?
पूंजीपतियों के बारे में। इसकी व्याख्या क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो इसमें? तो कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां और महलों का निर्माण किया है। वास्तव में ये महल आतंक के भवन है, अर्थात ये गरीबों को डराने धमकाने वालों के घर या भवन है। विनाशकारी बादलों के जल से धरती डूब जाती है और कीचड़ पर ही ये जल भरा रहता है, किंतु इसी तुच्छ कीचड़ में कमल खिलता है और कमल के पत्तों पर आने वाली ओस की बूंदें गरीबों शोषितों के आंसुओं की तरह है। अर्थात ऐसी ही धूल मिट्टी के परिवेश में निम्न शोषित वर्ग भी रहता है और उसके छलकते आंसुओं के बाद भी वही शोषितों के नन्हे मुन्ने किशोर होते हैं जो मृत्यु तुल्य शोक दुख और बीमारियों की पीड़ा में भी हंसते हुए जीवन जीना जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस इतने से कुछ लाइनों में वो अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग पर निशाना साधे हुए हैं कि किस प्रकार वो गरीब वर्ग को निशाना बनाते हैं। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य, पूंजीपतियों के विशाल भवनों को आतंक का केंद्र कहा गया है। क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव शोषक वर्ग पर ही पड़ता है। शोषक वर्ग मतलब जो शोषण करता है बच्चों, वह सदैव वंचितों का ही प्रतिनिधित्व करती है। अट्टलिका नहीं है रे में वंचित शोषितों की पक्षधरता की अनुगूंज छिपी है, जो कि वंचित लोग हैं जिनका शोषण हुआ है उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने कहा है। अनुगूंज यानी उसके बारे में बताया गया। पंख पर में अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली इन्होंने यूज़ की है। तत्सम शब्दावली युक्त भाषा खड़ी बोली है। मुक्तक छंद है। बिंब योजना सटीक एवं सार्थक है बच्चों। तो ये इनके काव्य का सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य मतलब उन्होंने अपने काव्य में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके अथवा में है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधंड कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो बच्चों इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की कविता छोटा मेरा खेत से अवतरित है। ठीक है, देखिए संदर्भ में हमेशा हम क्या लिखते हैं कि किस किताब से है और कौन सा लेसन है और किसने उसको लिखा है। इसके रचयिता लोकप्रिय गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। ठीक है, आप चाहें तो संदर्भ को यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी इस कविता का हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेती के रूपक में कवि कर्म को कृषि कर्म के समान बताया है। ठीक है, कवि कर्म को कृषि कर्म के समान बताया है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि किसान के खेत की ही तरह मेरा भी खेत है। वह खेत कागज का छोटा चौकोर पन्ना है। किसान अपने खेतों में बीज का रोपण करता है और मैं अंतर्द्वंद की आंधी से पल भर में आए हुए विचारों के बीज को अपने कागज के खेत में बोता हूँ। मतलब जो उनके दिमाग में, जो उनके मन में आता है वो उस कागज पर लिखते हैं। जैसे कि किसान बीज बोता है वैसे मैं इस पर लिखता हूँ। खेतों में किसान हवा, पानी, उर्वरक, खाद डालता है, तब बीज का बाहरी आवरण गलकर अंदर से अंकुर निकलकर आता है और वह धीरे धीरे वृद्धि करते हुए एक विशेष फसल तैयार हो जाता है। मतलब कि हवा, पानी, उर्वरक, खाद ये सब डालने के बाद बीज का जो बाहरी आवरण है, बाहरी कवर होता है बीज का, वो हट जाता है और उसके अंदर से नया पौधा या आधा अंकुरण होता है। ठीक है, मैं अपने विचारों के बीज में कल्पना शक्ति और भाव भंगिमा का खाद और पानी देता हूँ। मेरे विचारों के बीच से शब्दों के अंकुर फूटते हैं और काव्य यानी कविता बनने लगती है और एक विशेष विषय वस्तु की कृति साहित्य तैयार हो जाती है और एक विशेष कविता या कोई कृति है ना तैयार हो जाती है। बड़ा ही उन्नत है बच्चों। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका काव्य सौंदर्य ये है, कवि ने काव्य सृजन को कृषि कार्य के समान बताया। पहला तो उनका ये है पाठ। उन्नत काव्य रचना के लिए विचार रूपी बीज में कल्पना रूपी खाद की आवश्यकता बताई गई। कल्पना रूपी रसायन एवं शब्द के अंकुर में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक।
कवि ने कृषि कार्य की तुलना कविता से अत्यंत सूक्ष्म ढंग से की है, बहुत ही अच्छे ढंग से की है। पल्लव, पुष्प, गल गया, बोया गया इत्यादि में अलंकार की छटा है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली इन्होंने यूज़ की है और इनके इसमें मुक्तक छंद का प्रभाव है। बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है बच्चों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित रखिए। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो बच्चों इस चीज़ का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन पाठ से अवतरित है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसकी लेखिका आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग, सेविका भक्तिन लेखिका के अकेलेपन की साथीन थी। सेविका भक्तिन जो है वो हमारी लेखिका जिन्होंने पाठ लिखा उनके अकेलेपन की साथी थी। वह एक आदर्श सच्ची सेविका भी थी। लेखिका प्रतिक्षण भक्तिन को अपनी छाया के रूप में पाती है। जिस प्रकार शरीर की छाया को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार लेखिका से भक्तिन को अलग करना दुष्कर या असंभव था। इसकी व्याख्या क्या है बच्चों? जब भक्तिन लेखिका के पास सेविका बनकर आई थी, वह बाद में लेखिका की अभिन्न छाया बन गई। अब कोई भी यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन में स्वामी सेवक जैसा संबंध है। सामान्यतः देखा जाता है कि जब स्वामी सेवक के कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसे अपनी सेवा से हटाने का आदेश देता है, परंतु लेखिका भक्तिन से नाराज होने पर भी उसे हटाने का आदेश नहीं दे सकती। उसी प्रकार ऐसा सेवक भी नहीं होता है जो मालिक के द्वारा हटाए जाने पर न हटे और मालिक के द्वारा जाने की आज्ञा पाकर हंस दे। परंतु भक्तिन को नौकर कहना उपयुक्त नहीं होगा। इस कारण पाठक उसे सेविका कहकर नहीं बुला सकती। जिस प्रकार घर में धूप व छाया, अंधेरे और उजाले आते हैं, उसी प्रकार हम उसे सेवक नहीं मानते। इस प्रकार आंगन में खेलने वाले आम के पेड़ों को हम सेवक नहीं मानते, क्योंकि पेड़ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। यह धूप छांव और पेड़ पौधे हमें वास्तविकता देने के लिए सुख दुख का अनुभव कराते हैं। उसी प्रकार भक्तिन भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है और लेखिका की छाया बन जाती है, जिसमें त्याग के साथ माँ का प्रेम भी है। बीच बीच में स्वामी लेखिका को परामर्श सलाह भी देती तथा स्वामिनी को अकेला नहीं छोड़ पाती। क्रोध करने पर सेविका उसे हंस के टाल देती। इस रिश्ते को सेवक स्वामी का संबंध नहीं मान सकते हैं। काफ़ी अच्छा है बच्चों। ये विशेष क्या है इस चीज़ में? सेवक स्वामी, अंधेरे उजाले जैसे शब्दों में समास शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग है। लेखिका और भक्तिन में धूप छाया का संबंध बताया गया है। ये इस चीज़ की विशेषताएं हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर, परचेसिंग कहा जाता है, वैसे परचेजिंग लिखा है, परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। बच्चों बाजार नाम के पाठ से लिया गया है ये लेसन। ये
जो अथवा में क्वेश्चन आया है आपका 21 के अथवा का, ये बाजार से लिया गया है। बाजार दर्शन एक पाठ है आपके इसमें। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के निबंध बाजार दर्शन से अवतरित है। इसके लेखक कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। प्रसंग, लेखक ने बताया कि जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार समझकर बाजार में खरीदारी करता है वह बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, बाजार का मतलब को सही सिद्ध करता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को न जानकर परचेजिंग पावर तथा मनी बैग की गर्मी से बाजार में जाता है वह बाजार से द्वेष और कपट बढ़ाता है। ठीक है, क्या व्याख्या की है इन्होंने? लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन खाली न होकर भरा होता है, अर्थात जो ग्राहक अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार समझकर बाजार में खरीदारी करने जाता है वही बाजार वह खुद को लाभ पहुंचाता है, यही बाजार की सार्थकता है। इसके विपरीत वे ग्राहक जिनका मन खाली होता है, अर्थात उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता ही नहीं होता है, वे अपनी परचेसिंग पावर से अपने पैसों का प्रयोग उचित प्रकार से न करके अनुचित चीज़ों को खरीदता है, जिससे बाजार को एक विनायक या विनाशक शक्ति कह सकते हैं, विनाशक होना चाहिए, विनाशक शक्ति जिसे हम दुष्ट शैतानी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि बाजार के गिरफ्त में फंस जाते हैं। इस प्रकार के लोग केवल धन व वस्तु का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह के छल प्रपंच के दाव पेच में खेलते हैं, जिस कारण क्रेता व विक्रेता में सद्भावना कम होती है, धोखाधड़ी, छल कपट, झूठ आदि का बोलबाला होगा और बाजार की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इससे किसी भी पक्ष को लाभ न होकर हानि होगी, धन का दुरुपयोग होगा, सद्भावना का नाश होगा, मानव जाति की विडंबना है ये। तो बच्चों ये था इसका अर्थ। विशेष क्या है इसमें? अपनी आवश्यकताओं को जानने वाला व्यक्ति बाजार एवं स्वयं को सार्थकता प्रदान करता है। संस्कृत एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। लघु एवं लंबे वाक्यों को प्रयोग गद्यांश में देखने को मिलता है। बड़े बड़े और छोटे दोनों प्रकार के वाक्यांश इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसके अथवा में क्या दिया है। सॉरी, ये अथवा में ही था बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 22। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की आपूर्ति के लिए शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों पत्र लेखन करते हैं। सबसे पहले आपको हर पत्र में देखा होगा यहाँ लिखा होता है सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष। अब आप जहाँ रहते हैं, यहाँ लिखा है सागर मध्य प्रदेश, आप लिख सकते हैं इंदौर, भोपाल, हरदा, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर आप मध्य प्रदेश लिखेंगे क्योंकि हम इस प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ आ गया समझ में आपको। विषय क्या लिखोगे? विषय में आपको बता दूँ, आपको वहीं से मिल जाएगा। जल की अनियमितता पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र, है ना। तो नगर में, बस नगर जोड़ लेना कि नगर में जल की अनियमितता आपूर्ति के संबंध में यहाँ तक। महोदय, मैं आपका ध्यान नगर की जल आपूर्ति की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गर्मी के इस मौसम में जबकि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, नगर की जल आपूर्ति प्राय ठप रहती है। प्रातः तथा सायं केवल 1-2 घंटे ही नलों में पानी आता है तथा दबाव इतना कम होता है कि ऊंचे स्थानों पर रहने वालों को पानी मिल ही नहीं पाता है। अनेक बार इस संबंध में पूर्व में भी अधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कृपया इस बार हमें निराश मत कीजिएगा। आपका आभारी रहूँगा। पेपर वाली तारीख डाल देना, ठीक है, 4 तारीख या 2, जो भी तारीख रहे आपकी। और यहाँ पर आपका भवदी, आपका क्लास नाम लिखेगा, जो भी आप नाम है बच्चों, ठीक है। आपका एड्रेस यहाँ आपको डालना है, जो भी एड्रेस आपका घर का रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एड्रेस बताया नहीं गया है। नेक्स्ट है बच्चों, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको एड्रेस डालना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। प्रिय मित्र किशोर, सप्रेम नमस्कार। आपका जो भी दोस्त है उसका नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। विद्यालय की वार्षिक पत्रिका वाणी में तुम्हारी रचना राष्ट्रदीप के प्रकाशित होने का समाचार सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वास्तव में मुझे तुम्हारी इस प्रतिभा का भान ही नहीं था।
मेरी बधाई स्वीकार करो। साथ ही मैं तुम्हारी उक्त कविता को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, इसलिए कृपया मुझे उसकी एक प्रति भेज देना। माताजी व पिताजी को मेरा चरण स्पर्श व भावना को स्नेह। तुम्हारा कपिल शर्मा। ठीक है, यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी जो आपके को दिया हो वो लिख सकते हैं। अगला है बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। रूपरेखा के साथ निबंध लिखना है बच्चों। आप जो लिखना चाहें निबंध तो आपके पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पुस्तकालय का महत्व, स्वावलंबन, साहित्य समाज, मेरी यादगार रेल यात्रा, विज्ञान की ओर भारतीय कदम। बच्चों अब आपको निबंध लेखन है, तो निबंध लेखन में आपको बता देता हूँ, है ना। पुस्तकालय का महत्व पहला है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका बचाव पार्ट में आपको बताता हूँ पीछे। आप पॉज कर करके लिख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं। अगला है बच्चों भारतीय समाज, साहित्य और समाज। पेज टर्न करता हूँ। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। इसका बचाव पार्ट दूसरे पेज पर, यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो देखते रहें और अपने एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।